Good morning student. Today we will discuss on minerals part 4 phosphorus. इससे पहले हम लोगों ने सोडियम और कैल्शियम इन दो मिनरल्स का क्या डेली रिक्वायरमेंट है, डाइटरी क्या सोर्स है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, कैसे इसका एब्जॉर्प्शन होना है और इनकी डिफिशियंसी से क्या क्या दिक्कतें बॉडी में हो सकती हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग मिनरल्स पार्ट 4 में फास्फोरस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। फास्फोरस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग जाएं तो फास्फोरस जिसे P से डिनोट किया जाता है, ये भी एक कैटायन है। 80% ऑफ फास्फोरस अकर्स इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम इन द बोन एंड टीथ। मोस्ट ऑफ द जो फास्फोरस होता है वो कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में बॉडी में मौजूद रहता है। लगभग 80% जो फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ होता है बोन्स एंड टीथ में। अबाउट 10% इज फाउंड इन मसल एंड ब्लड इन एसोसिएशन विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। 10% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन में मसल्स में और ब्लड में होता है। एंड रेस्ट ऑफ द 10%, रिमेनिंग 10% इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस केमिकल कंपाउंड। तो बाकी का 10% जो अदर केमिकल कंपाउंड्स हैं उसमें ये मिलता है। तो इस तरह से ये डिवाइडेड रहता है हमारे बॉडी में फास्फोरस। बेसिकली ये कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में होता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स एंड टीथ के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल होता है ये। फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोप्रोटीन्स, यानी लिपिड्स के साथ जब कॉम्बिनेशन में आता है तो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन के साथ जब कॉम्बिनेशन में आता है तो फॉस्फोप्रोटीन्स। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ DNA, RNA, ATP, NAD एंड NADP, इन सब जो एलिमेंट है इन सब के साथ भी ये कॉम्बिनेशन में मिलता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म जैसे ATP, GTP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट, इस रूप में ये एनर्जी के एक सोर्स की तरह वर्क करता है। साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ ब्लड pH, फॉस्फेट बफर सिस्टम, ब्लड का pH मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फेट बफर सिस्टम के रूप में फास्फोरस का जो रोल है वो हम देख सकते हैं। कंपोनेंट की बात कर लें अगर उनके डिटेल की, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, निकोटिनामाइड, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, डाइहाइड्रोजिनेज और यहाँ निकोटिनामाइड, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। इस तरह से ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके साथ ये कॉम्बिनेशन में मिलता है। अब इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA ऑफ फॉस्फेट इज बेस्ड ऑन द इनटेक ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम के आधार पर इसका डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है वो डिसाइड होता है। फॉर एडल्ट द रेशियो ऑफ कैल्शियम फास्फोरस इज 1:1। आप कह सकते हैं दोनों का रेशियो जो है वो बराबर होता है। रिकमेंडेड 800 mg पर डे, 800 mg पर डे रिक्वायरमेंट होती है। फॉर इन्फेंट हाउएवर द रेशियो इज अराउंड 2:1 विच इज़ रेशियो फाउंड इन ह्यूमन मिल्क। इन्फेंट मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये रेशियो 2:1 हो जाता है, यानी कैल्शियम 2 और उसके अनुपाते फास्फोरस 1। ये मोस्टली मिल्क में इसका ये रेशियो मिलता है। इसके अलावा अगर नॉर्मल सोर्स की बात करें तो मिल्क है, सीरियल्स है, लीफी वेजिटेबल, मीट एंड एग्स, इसमें फास्फोरस जो है वो हमें मिलता है। इसके एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें तो फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन अकर फ्रॉम जेजुनम। मोस्टली जेजुनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहाँ से फॉस्फेट जो होता है मोस्टली एब्जॉर्ब होता है। इसके लिए जो हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैल्सिसिट्रॉल प्रमोट फॉस्फेट अपटेक अलॉन्ग विद कैल्शियम, कैल्सिसिट्रॉल
फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम इज ऑप्टिमम व्हेन द डाइटरी कैल्शियम फास्फेट इज 1:2 और 2:1, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम जो होता है जब डाइट में कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो 1:1 या 2:1 है तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है ये एकदम ऑप्टिमम होता है, एकदम उपयुक्त होता है। एसिडिटी फेवर्स वाइल फाइटेट डिक्रीज फॉस्फेट अपटेक बाय इंटेस्टाइनल सेल। एसिडिक कंडीशन में इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जबकि फाइटेट, हम लोगों ने मिनरल्स में इसको पढ़ा है कि फाइटेट जो होता है ये आपके स्पिनच में होता है और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, साथ ही साथ ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो अबाउट 500 mg फॉस्फेट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन पर डे लगभग 500 mg फास्फेट जो होता है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। द री एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट बाय रीनल ट्यूब्यूल्स इनहिबिटेड बाय पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन्स के थ्रू इसका री एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इनहिबिट किया जाता है, यानी एक्सक्रीट ये यूरिन के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। अगर हम इम्पॉर्टेंस कैल्शियम फास्फेट रेशियो की बात करें तो कैल्शियम और फास्फेट का जो रेशियो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट रखता है, तो द रेशियो ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम फास्फेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। ये जो रेशियो है ये हड्डियों के मजबूती के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम इंटू के फास्फोरस इन mg/dl इन चाइल्ड इज अराउंड 50 एंड इन एडल्ट अराउंड 40, यानी जो चाइल्ड है उनमें कैल्शियम और फास्फोरस का 50 mg/dl ये रेशियो है बच्चों में, एंड 40 mg/dl की अगर हम बात करें तो ये एडल्ट्स में है। दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 30 इन रिकेट, और यही जो प्रोडक्ट है यानी जो इनका मल्टीप्लिकेशन का जो मतलब उनके अनुपात का जो मल्टीप्लाई है वो 30 से नीचे चला जाता है इन केस ऑफ रिकेट्स। तो इस तरह से फास्फोरस की डिफिशियंसी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स ज़्यादातर बच्चों में है, जिसे हड्डियां जो होती हैं बहुत लचीली, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेशिया भी हड्डियों से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें भी हड्डियां बहुत लचीली हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में पोर्स फॉर्म हो जाते हैं हड्डियों में, बोन्स में, इसकी वजह से वो हल्की सी भी चोट लगे तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो यानी अगर कैल्शियम और फास्फोरस का एक उपयुक्त रेशियो ना रहे तो ये प्रॉब्लम्स बोन्स में हो सकती हैं। अब अगर हम फैक्टर रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी कैल्शियम एंड फास्फोरस के रेगुलेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें बेसिकली देख सकते हैं आप हार्मोन 3 तरीके के हैं। 125 DSCC, तो PTH पैराथायराइड हार्मोन, CT कैल्सिटोनिन, ये जो 125 DSCC है ये कैल्सिसिट्रॉल है। इसको 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलियो कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। पैराथायराइड हार्मोन दूसरा है, फिर कैल्सिटोनिन है। अब देखिए CA एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन अगर हम बात करें तो कैल्सिसिट्रॉल बढ़ाता है, पैराथायराइड हार्मोन के केस में भी बढ़ता है, लेकिन कैल्सिटोनिन जो होता है उसको कम करता है। ऑस्टियोलिसिस ये भी कैल्सिसिट्रॉल के केस में बढ़ता है, पैराथायराइड के केस में ये भी बढ़ता है, मतलब और ज़्यादा तेज़ी से होता है, और कैल्सिटोनिन इसको कम करता है। ऑस्टियोजेनेसिस ये भी देखिए जो कैल्सिट्रॉल है वो बढ़ाता है, लेकिन पैराथायराइड कम करता है, एंड कैल्सिटोनिन ये भी बढ़ाता है। CA एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी से एक्सक्रीशन की बात करें तो जो कैल्सिट्रॉल है वो इसको कम करता है, मतलब इसमें एक तरह से रोकने का काम करता है। पैराथायराइड भी वही करता है, लेकिन कैल्सिटोनिन इसको बढ़ाता है। इसी तरह फास्फोरस एक्सक्रीशन की बात करें तो कैल्सिट्रॉल के केस में ये कम होता है, यानी इसको कम से कम एक्सक्रीट होता है, यानी लेवल गिर जाता है, जबकि पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन इसको बढ़ाते हैं, मतलब एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ब्लड कैल्शियम की अगर हम बात करें तो आपका जो कैल्सिट्रॉल है उस केस में इसका जो एब्जॉर्प्शन है बढ़ जाता है, और पैराथायराइड के केस में बढ़ जाता है, लेकिन कैल्सिटोनिन के केस में कम हो जाता है। ब्लड फास्फोरस की भी बात करें इसी तरह तो जो पैराथायराइड हार्मोन है, कैल्सिटोनिन है, इसमें तो ये गिर जाता है, मतलब लो लेवल हो जाता है, लेकिन जो कैल्सिट्रॉल है इस केस में ब्लड का फास्फोरस यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ाता है। इस तरीके से फास्फोरस जो है हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद कैल्शियम, यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिल के कॉम्बिनेशन में हमारी बॉडी में बोन्स, टीथ, ये ब्लड का pH ये सब रेगुलेट करने में
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इट वाज द डिस्कशन ऑन फॉस्फोरस विच इज़ स्टडीड अंडर मिनरल्स। सो स्टडी वेल। थैंक यू।